Hi and welcome to the Statistics and Probability for Data Science and Machine Learning. इस सेशन पे हम एफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली एफ टेस्ट क्या है और किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो कर रही होती है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ज़रूर होगी क्योंकि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एफ टेस्ट और उसके साथ इसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बता दो चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फादर हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पे मौजूद है, जहाँ पर आने के बाद इन तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एज़ वी हैव डिस्कस कि एफ टेस्ट को हमें जानना है और प्रीवियसली हम जेड टेस्ट और टी टेस्ट और उसके टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ये किस तरह के जो टेस्ट हैं जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ एनालिसिस ऑफ द वेरिएंस, जिसको हम एनोवा कह रहे होते हैं, ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसी तरह से हमारे पास एफ टेस्ट है जो हम इस सेशन पे देख रहे हैं, ये इसे फॉलो करता है। इसी तरह से हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट है या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी इसी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ कर रहा होता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो स्रेंडिकोर एफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम कहा जा सकता है, इसी तरह से एफ रेशो कहा जा सकता है। इसकी वजह ये है कि फिशर स्रेंडिकोर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जॉर्ज डब्ल्यू स्रेंडिकोर जो हमारे रिसर्चर हैं उन्होंने, और इसी तरह से रोनाल्ड फिशर ये जो हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के फाउंडर हैं। सो बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ अ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दैट अराइजेस फ्रिक्वेंटली एज द और द नल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। और मकसद हमने देख लिया है कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर विजुलाइजेशन पे देखा जाए एफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो कर्व है वो राइट स्क्यूड के फॉर्म पर होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये वो रीजन होता है जो हमारा रिजेक्शन रीजन कह रहा होता है। ठीक है, तो ये रिजेक्शन है तो मैं इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये एक्सेप्टेंस रीजन है जिसे मैं 1 माइनस अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसमें 1 टेल 2 टेल दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रिजेक्शन एरिया हम इसी वे से ही दिखाएंगे। अगर मैं फार्मूलाज की या कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन की बात करूं तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद D1 एंड D2 डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी एफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के हमारे पास D1 एंड D2 इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने का पर्पस ये है कि हम दो तरह के पॉपुलेशंस के वेरिएंस को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं, उसके सैम्पल्स को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं, सैम्पल के वेरिएंस को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर S1 डिवाइड बाय D1 से मुराद ये है कि आपके पास कोई पॉपुलेशन का सैम्पल है, आपने उसका स्टैंडर्ड डिविएशन लिया हुआ है, उसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर रहे हैं, और S2 यानी सेकंड सैम्पल के डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसे डिवाइड कर रहे हैं। वेयर S1 एंड S2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विथ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ द फ्रीडम D1 एंड D2, जैसे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है हम उसे D1 एंड D2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा स्पेसिफिकली वर्किंग फेनोमेना है कि हम इस तरह से एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। ग्राफिकली आप देखें तो जब आप दो तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ अपने डेटा को विजुलाइज कर रहे होते हैं, जैसे D1 की वैल्यू 1 है और 2 है एंड सो ऑन डिफरेंटली भी, और जब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी या हम यहाँ से बढ़ा रहे होंगे तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होता हुआ देखेंगे। दोनों सैम्पल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम को 100 एंड 100 रखा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देखें अगर एफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेंज किया जा रहा है तो हर दफ़ा आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो चेंज हो रहा है, और ओरिजिनली अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व को देखें तो ये राइट स्क्यूड है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी टेल जो है वो राइट हैंड पे यानी इस तरह से मूव हो रही है, और हर एक एग्जांपल में आप इसी तरह देख रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जब डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ड्रॉ हो रहा होगा तो वो कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, और ये लाइन से हमेशा लिटिल बिट जो है थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ रहेगा। अगर फर्दर बात की जाए कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो सकता है, तो इसके लिए हम विकीपीडिया पे चलते हैं और विकीपीडिया पे देखते हैं कि फ़र्दर इसके हवाले से हमें क्या बताया जा रहा है। तो विकीपीडिया पर मैंने ऑलरेडी इसे ओपन किया हुआ है और सेम एग्जांपल्स जो अभी मैंने आपको अपने स्लाइड पे दिखाई
है। नीचे की तरफ आएंगे, जूम करते हैं, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से एज लाइक दी अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, जहाँ पर हमने कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों को देखा है, तो उसकी तमाम की यहाँ पर वैल्यूज़ भी मौजूद है जो फर्दर रीडिंग के तौर पर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बैक टू द वर्क, जो टारगेट था हमारा वो एफ टेस्ट है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने जान लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब जम करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जो हमारा है एफ टेस्ट। सो एफ टेस्ट क्या है? An F test is a catch-all term for any test that use the F distribution, where in the most cases when people talk about the F test, what they are actually talking about is the F test to compare two variants. That's the main goal कि F test को जब हम use कर रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि हम दो वेरिएंट्स को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं। However, the F statistics is used in a variety of including regression analysis, co-test, shuffle test, a post hoc ANOVA test and others as well. So the proper example are there. For example, हमारे पास दो तरह के population मौजूद हैं जो कि एक दूसरे से independent है, separate नहीं है। इस population 1 में से मैं एक sample drawn करता हूँ और इस sample का एक standard deviation हो सकता है जिसे मैं S1 कह रहा हूँ, या फिर आप इसे स्क्वायर कर लें तो ये इसका वेरिएंस बन जाएगा। इसी तरह से दोनों तरफ हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं 1 ही लिखता हूँ। इसी तरह से ये एक और पॉपुलेशन में से सैम्पल लिया जा सकता है और इस सैम्पल को मैं 2 कह रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये इसका वेरिएंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम S1 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं S2 के स्क्वायर के साथ, यानी इन दोनों को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन द वेरिएंस, जबकि ऊपर जो वैल्यूज़ होगी वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू होगी और नीचे हम लेस देन वैल्यू को लिख रहे होंगे। तो इस बेस पर जब हम एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंपैरिजन is said to be a beauty or the essence of the F test. Further, statistics F test use an F statistics to compare two variants S1 and S2 by dividing them. The result is always a positive number because variance is always positive. The equation for comparing two variants with the F statistics is S1 divided by S2. If the variants are equal, the ratio of the variance will equal 1. For example, if you had the two data set with the sample 1 variance is of 10 and second sample variance 2, तो then we can say that 10 से ये 10 cancel हो जाएगा, तो हमारे पास variance जो F test की value है 1 आ रही होगी। Also, you always test that the population variance are equal when running an F test. In other words, you always assume that the variance are equal to 1. Therefore, the null hypothesis will always be that the variance are equal. तो जो बेस्ड ऑन एजम्पशन है उसमें हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि वेरिएंस 1 के बराबर है, और जो यही वजह है कि जब हम कर रहे होते हैं तो नल पे हम यही अज्यूम करते हैं कि जो नल का हमारे पास वेरिएंस मौजूद है वही हमारे पास अल्टरनेटिव का भी होगा, यानी हम दोनों को क्या कर रहे होते हैं, सेम अज्यूम कर रहे होते हैं। एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट हम फिर बताएंगे कि H0 हमारा एक्सेप्ट हो रहा है या फिर रिजेक्ट हो रहा है। सो दैट्स द बेसिक्स डेफिनेशन एंड वर्किंग फेनोमेना ऑफ द एफ टेस्ट। कुछ एजम्पशन देखते हैं और उसके बाद फार्मूले को भी देखेंगे कि ये फार्मूला S1 स्क्वायर डिवाइड बाय S2 स्क्वायर आ कैसे रहा है। पहले एजम्पशन देखते हैं। तो several assumptions are made for the test. Your population must be approximately or normally distributed, fit the shape of the bell curve जैसे हमने देखा। In other to use that the test plus the sample must be independent event, ये independent event होना चाहिए। In addition, you will want to bear mind a few important points as well. The large variance should always go in a numerator, the top number, to force the test into a right tail. ठीक है, यही वजह है कि हम बड़ी वैल्यू को जो कि मैंने यहाँ बताया ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि की तरफ स्क्यूड हो सके। सो राइट टेल टेस्ट आर इजियर टू कैलकुलेट। फॉर टू टेल टेस्ट डिवाइड अल्फा बाई 2 बिफोर फाइंडिंग द राइट क्रिटिकल वैल्यूज़, क्योंकि इसमें हम दोनों तरफ यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, यही वजह है कि हम बड़ी वैल्यू को ऊपर की तरफ करते हैं। लेकिन जब हम टू टेल मालूम कर रहेंगे तो हम अल्फ़ा की वैल्यू को, अल्फ़ा से मुराद ये है कि सिग्निफिकेंस वैल्यू, रिजेक्शन वैल्यू, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो ये चीज़ जो है हमारे अल्फ़ा रिजेक्शन, और ये जो वाइट रीजन है वो 1 माइनस अल्फ़ा है जिसे हम एक्सेप्टेंस रीजन कह रहे होते हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस हम H0 को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर गिवन स्टैंडर्ड डिविएशन दे मस्ट बी स्क्वायर टू गेट द वेरिएंस। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वेरिएंस वैल्यू मिल जाएगी। इफ़ योर डिग्री ऑफ द फ्रीडम आर नॉट लिस्टेड इन द एफ टेबल, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें मौजूद नहीं है, सो यूज द लार्जर क्रिटिकल वैल्यू। दिस हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ द एरर 1, टाइप 1 एरर को अवॉइड करने के लिए। तो अगर ऐसे कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें दिया गया है जो टेबल पर जो है
जो भी लार्जर क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं हम उसे ही एज्यूम करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसके बेस पर हम टाइप 1 एरर को से बच सकेंगे या टाइप 1 एरर नहीं आएगा। तो इससे क्या मुराद है वो अभी हम समझते हैं, जब एग्जांपल करेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो एजम्पशंस हमने देख लिए क्या क्या मुमकिन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह का कर्व क्यों प्लॉट हो रहा है, और रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस एरिया क्या है। तो अभी तक के इस अंडरस्टैंडिंग में हमने देखा जो हमारा एफ टेस्ट है वो S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय S2 का स्क्वायर है, जबकि हम जानते हैं वी नो दैट कि जो हमारे पास म्यू होता है, ठीक है, अगर मैं म्यू 1 कह रहा हूँ तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई बाय S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय पॉपुलेशन का वेरिएंस, ये बिलोंग करता है काई स्क्वायर को, ठीक है, जबकि म्यू जो है वो n-1 के बराबर होगा। इस सेकंड सैम्पल के लिए लिखूँ तो म्यू 2 हमारे पास जो है वो S2 का स्क्वायर और ये पॉपुलेशन के वेरिएंस के बराबर होगा, और ये भी काई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जहाँ पर भी म्यू 2 जो है वो n-1 के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को, यानी अगर मैं से इक्वेशन 1 कह रहा हूँ और इसे 2 कह रहा हूँ, इनका मैं रेशो लूँ तो इस रेशो को कुछ यूँ लिखा जा सकता है कि S1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, यानी पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस। इसी तरह से हमारे पास सैम्पल का वेरिएंस डिवाइड बाय पॉपुलेशन का वेरिएंस इक्वल काई स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 एंड काई स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 1, एंड बेस्ड ऑन दिस वैल्यू जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यही फार्मूला आ रहा होगा जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया है, ठीक है। इस तरह से ये ड्राइव होकर हमें एफ टेस्ट का ये फार्मूला मिल रहा होता है, जबकि बेस्ड ऑन दी अंडर एजम्पशन हम किस एजम्पशन पे ये काम कर रहे हैं, इस एजम्पशन पे काम कर रहे हैं कि जो हमारे पास H0 मौजूद है वो बराबर है पॉपुलेशन 1 के वेरिएंस के एंड पॉपुलेशन 2 के वेरिएंस से। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस बराबर है 2 के वेरिएंस से। तो इस एजम्पशन पे ये काम कर रहा है और इस बेस पर हमारे पास एफ टेस्ट का ये फार्मूला ड्राइव होकर आ रहा होता है जो हमने देखा है। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि एफ टेस्ट क्या था और एफ डिस्ट्रीब्यूशन से ये किस तरह से मैच कर रहा है, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जेड टेस्ट और टी टेस्ट को फॉलो होता हुआ देखा है। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं तो वहाँ पर हमें बात समझ में आ जाएगी, टेबल को रीड करने का तरीका भी आ जाएगा, क्रिटिकल वैल्यूज़ किस तरह से देखते हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसमें हमारे पास सैम्पल 1 मौजूद है और उस सैम्पल 1 का जो हमारे पास वेरिएंस मौजूद है वो ये है, जबकि सैम्पल साइज़ यानी n ये है। सैम्पल 2 के अंदर वैल्यूज़ ये, सैम्पल साइज़ वेरिएंस के बाद 21 है, यानी n की वैल्यू, n2 की वैल्यू ये है, आप ये कह सकते हैं। तो अगर मैं बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम देखूं, अब अभी हमने देखा कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें हम यही देख रहे हैं H0 में, इसे मैं H0 कह रहा हूँ कि जो वेरिएंस 1 है सैम्पल का और वेरिएंस 2 का वो दोनों सेम है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है नो डिफरेंस इन वेरिएंस, जबकि अल्टरनेटिव में हम ये बताएंगे या ये चेक करके बताना चाहते हैं कि डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो फर्स्ट हमें एफ क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इस बेस पर जो टैबुलेटेड वैल्यूज़ होंगी जो फार्मूले के ज़रिए से हमें सबसे पहले वो कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट द एफ क्रिटिकल वैल्यू है, टेक द हाईएस्ट वेरिएंस एज द न्यूमरेटर एंड द लोएस्ट वेरिएंस एज द डेनोमिनेटर। तो बेस्ड ऑन दिस फार्मूला जो हमारे पास मौजूद है पॉपुलेशन का, उसमें मैंने अपना सैम्पल 1 का वेरिएंस लिखा, क्योंकि हमारे पास सैम्पल का मौजूद है तो मैं इसे इस तरह से नहीं लिखूंगा बल्कि S1 का स्क्वायर लिखूंगा और इसी तरह यहाँ पर S2 का स्क्वायर लिखूंगा। वैल्यूज़ मौजूद थी S1 की और S2 की, क्योंकि जो बड़ी वैल्यूज़ होगी वो ऊपर की तरफ लिखी जाएगी, इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। और जब मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास एफ टेस्ट की वैल्यू आ गई, यानी एफ कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो है 1.66 आ गई। सो अब मुझे कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम करना है, तो कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। तो अगर मैं फर्स्ट सैम्पल के लिए बात करूं तो ये बराबर हो जाएगा 41-1, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूं 40। सेकंड को अगर मैं डायरेक्ट करूं तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि 21-1 इक्वल टू 20, ये आ गया। सो द डिग्री ऑफ द फ्रीडम इन द टेबल विल बी सैम्पल साइज -1। सो द सेम स्टेटमेंट जो भी अभी मैंने बात की है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। अब स्टेप नंबर 4 पे कहा जा रहा है कि चूज़ द अल्फ़ा लेवल, विच मीन हमें सिग्निफिकेंस वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम देख चुके हैं कि जब हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा वैल्यूज़ गिवन नहीं होती, यानी सिग्निफिकेंस वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हम 5% लेकर चलते हैं। और 5% का ये मतलब होता है
कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे पास वो 95% है, राइट। तो इस 5% को मैं 0.5 लिख सकता हूँ. So as no alpha level was given in the question, so we may use the standard level of 0.05. This need to be halved for the test, so use 0.25 क्योंकि मैं टू टेल के लिए कर रहा हूँ और उसमें टू टेल के लिए वैसी टेस्टिंग नहीं होती जिस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे होती है कि हम यहाँ पे भी कर रहे होते हैं. हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करके मज़ीद ब्रेक कर लेते हैं. तो 0.05 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यूज़ आ गई. इसका मतलब ये हमारी ओरिजिनल अल्फ़ा वैल्यू बन चुकी है. सो वी विल फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज़ यूजिंग द assumption of the calculated value. So we will use the alpha table with 0.05 critical f for mu1 and mu2 जो कि हमारे पास क्या है 40 and 20 है. तो इस चीज़ को लिखने के लिए का तरीका कुछ यूँ हो सकता है कि हम इस तरह से लिखते हैं कि जिस टेबल पे वैल्यूज़ मुझे फाइंड कर, तो मैं mu1 की वैल्यू लिखूँगा 40, mu2 की वैल्यू लिखूँगा 20 और उसके बाद अपनी अल्फ़ा वैल्यू तो मैं लिखूँगा 0.025. और इस टेबल पे देखने के बाद मुझे यहाँ पर वो वैल्यूज़ बतानी होगी कि वो वैल्यूज़ क्या आ रही है और उसके बाद इस वैल्यू से उसे कंपेयर किया जाएगा. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने उस फाइल पे या पीडीएफ फाइल पर टेबल पर जहाँ पर एफ टेस्ट की टेबल मौजूद है और उसे रीड करने का तरीका देखते हैं कि mu1 mu2 यानी ऊपर वैल्यूज़ 40 है नीचे 20 मौजूद है. 0.025 क्रिटिकल वैल्यूज़ पे इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही है. तो हम चलते हैं. ओके जी, अगले ही टैब पर मैंने अपने एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को ओपन किया हुआ है और अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखें, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0.10 है. ठीक है, तो मुझे 0.025 चाहिए. मैं नीचे की तरफ आऊँगा, ये 0.05 है. ठीक है, और उसके बाद मुझे ये वैल्यू मिल गई 0.025 यानी मुझे अल्फ़ा की वैल्यू मिल चुकी है. अब मुझे ये देखना है कि बेस्ड ऑन द टेस्ट हमें 40 की वैल्यूज़ जो है ऊपर की तरफ चाहिए. तो जो ऊपर वैल्यूज़ मौजूद है ये, इसमें मुझे 40 देखना है, तो वो ये रहा 40. ठीक है, और नीचे जो वैल्यूज़ है वो 20 है, तो ये रहा वो 20. ठीक है, तो मुझे 40 से नीचे की तरफ जाना है. ये रहा 40 और ये रहा 20. तो मैं यहाँ से अगर इस लाइन की सिलेक्शन कर लूँ यूँ लाइक दिस. ठीक है, और अब मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही है वो आ रही है 2.287. ठीक है, 2.287 40 और इस तरफ से जाएं तो ये 20. ये रीड करने का तरीका है Z टेबल को. ठीक है, बेस्ड ऑन दी अल्फ़ा वैल्यू. वापस आते हैं. अब यहाँ पर आने के बाद हमें टेबल्स की वैल्यूज़ का पता चल चुका है, तो मैं डायरेक्टली लिख लूँगा यहाँ पर 2.287. तो जैसे मैंने लिखा तो मुझे ये पता चला कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो लेस देन है किससे, 2.287 से. सो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड टेबल वैल्यू. इफ आवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज हायर देन द टेबल वैल्यू देन वी मे रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. हियर 1.66 is less than 2.287, so we cannot reject the null hypothesis. तो इस बेस पर मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दूंगा. तो इस तरह से हमने इस सेशन पे ये देखा कि एक्चुअली एफ टेस्ट क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या एजम्पशंस होती हैं, किस तरह से उसका फार्मूला ड्राइव होकर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की हो सकती हैं, एजम्पशंस क्या क्या हैं, और इसी तरह फिर हमने टेक्निकली एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देखा जिससे हमें ये समझ में आ गया कि किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे एफ टेस्ट में और उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा. इस डिस्ट्रीब्यूशंस को हम काई स्क्वायर के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं. इसी तरह हम जब आगे जाएंगे तो इसी टेक्निक को हम एनोवा के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे. तो ये टॉपिक्स बड़े को रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्म ऑफ द रिसर्च एज वेल एज द मशीन लर्निंग और डीप. तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, और फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें. कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ. साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पे मुझे फॉलो करके रखें ताकि जब जब यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. नेक्स्ट सेशन मिलते हैं. सी यू देयर.